हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स वो प्रोसेस जिससे फूड से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन की क्या प्रोसेस रहती है, हम इसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेशन में हम यहाँ डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के यहाँ 5 बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहले है नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटीज, देन वी हैव फेरिंक्स ऑल्सो नोन एज थ्रोट, then larynx known as voice box, trachea known as windpipe and lungs known as pulmons। तो देखिए, ये 5 पार्ट्स हैं, इन्हें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस पिक्चर में इन 5 पार्ट्स को लोकेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई देगी नोस्ट्रल्स एंड द नेजल कैविटी, उसके बाद आएगा फेरिंक्स, देन लैरिंक्स, देन trachea and then lungs or we can say the pulmons। ये 5 पार्ट्स मिलकर बनाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटीज। अब देखिए, हमारी नोज पे हमें पता है दैट 2 ओपनिंग्स आर देयर। जो 2 ओपनिंग्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। जो ओपनिंग्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स। अब ये जो ओपनिंग्स है पीछे कैविटी तक जाती है, इनमें कैविटीज रहती हैं। जो पीछे कैविटी है, नॉस्ट्रल्स के बाद जो कैविटी आती है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। नाम याद रखनी है, बट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉस्ट्रल्स एंड देन वी हैव नेजल कैविटीज। अब इसके बाद देखिए, नेजल कैविटीज में हमें पता है एक सेपरेशन है। वी नो दैट देयर इज अ सेपरेशन। उस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? नेजल सेप्टम। नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटीज। नेजल कैविटी जो है वो सेपरेटेड है। सेपरेशन किसकी वजह से है? जो सेपरेशन है, सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? नेजल सेप्टम। अब हमें पता है नोज में फाइन हेयर रहते हैं एंड बहुत ही ग्रीसी सा वहाँ पे सब्सटेंस है, लाइनिंग रहती है, ग्रीसी लाइनिंग, उसे हम कहते हैं म्यूकस। आफ्टर दैट नोज की हेल्प से हम स्मेल करते हैं, उसका रीजन क्या है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो टर्म्स पहले देखिए, नॉस्ट्रल्स, nasal cavities, nasal septum, then we have fine hair and the mucus, and then we have olfactory epithelium। अब देखिए काम क्या है। When we breathe in, रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रीदिंग, एयर को ब्रीद इन करना। जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, एयर ब्रीद इन होती है थ्रू दीज नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद अब कहाँ जाएगी एयर? नेजल कैविटीज में, क्योंकि ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो ओपनिंग्स हैं, ये ओपन होती है नेजल कैविटी में। अब नेजल कैविटीज की सेपरेशन कौन कर रहा है? नेजल सेप्टम। अब जब एयर हम ब्रीद इन करते हैं, वो एयर फिल्टर्ड होनी चाहिए। एयर की फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा? द फाइन हेयर एंड द म्यूकस। हवा जो है, हवा छन कर जाएगी ना हमारे बॉडी के अंदर, तो उसे फिल्टर करने का काम करते हैं दोज फाइन हेयर दैट आर प्रेजेंट इन आवर नोज। हमारे नोज में जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं वो। आफ्टर दैट बहुत ही ग्रीसी सी लाइनिंग रहती है विच इज कॉल्ड एज म्यूकस। वो भी डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने में और एयर को फिल्टर करने का काम करती है। आफ्टर दैट हम नाक की हेल्प से, नोज की हेल्प से हम स्मेल करते हैं, और ये सेंस ऑफ स्मेल किसकी वजह से आती है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो ये टर्म्स हमेशा याद रखें। नेक्स्ट वी हैव फेरिंक्स। फेरिंक्स को हम थ्रोट भी कहते हैं, और इसके 3 बेसिक पार्ट्स रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। अब देखिए, जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स पासेज प्रोवाइड करता है एयर एंड फूड दोनों के लिए। नेजल कैविटी के थ्रू आती है एयर एंड ओरल कैविटी के थ्रू आता है फूड। दोनों जाते कहाँ हैं? थ्रोट में, दैट इज द फेरिंक्स पार्ट। अब देखिए, क्योंकि ये एयर एंड फूड दोनों के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे कहा जाता है क्रॉसिंग सेंटर फॉर एयर एंड फूड।
After that, what you should notice that the air passes through the throat into the lungs via larynx. अब देखिए, when we breathe in, we breathe, उसके बाद ये जो एयर है नेजल कैविटीज से होते हुए कहाँ जाएगी, फेरिंग्स तक, उसके बाद जाएगी ये लैरिंग्स में, राइट, फेरिंग्स, फिर एयर कहाँ जाएगी, लैरिंग्स में, उसके बाद आएगी विंड पाइप, दैट इज द ट्रैकिया, एंड अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगी, लंग्स में। तो लंग्स तक पहुंचने तक जो एयर रास्ता ट्रैवल करती है, फेरिंग्स के बाद वो कहाँ जाएगी, लैरिंग्स से होते हुए देन इट विल मूव ऑन टू लंग्स। तो थ्रॉट या कह लीजिए फेरिंग्स, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसे याद रखिए कि क्रॉसिंग सेंटर भी कहा जाता है। अभी हम डिस्कस करते हैं लैरिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो देखिए क्या है, लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स विद अ लिटिल डिफरेंस इन साइज अंटिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज तक, प्यूबर्टी तक पहुंचने तक ये जो लैरिंग्स है इसमें इसका जो साइज है मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में सिमिलर सा रहता है प्यूबर्टी तक। देखिए लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, मीन्स लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और हम ये चीज़ नोट करते हैं कि प्यूबर्टी तक या कह लीजिए छोटी एज में जब हम बच्चों को देखते हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उनकी आवाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स की आवाज़ में फ़र्क कब से आना शुरू होता है, जब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं तब। जो बॉयज़ हैं उनकी आवाज़ थोड़ी हैवी हो जाती है, जबकि जो गर्ल्स हैं उनकी आवाज़ श्रिल रहती है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि प्यूबर्टी तक पहुँचने तक ये जो लैरिंग्स है इसका साइज़ मेल्स एंड फीमेल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बहुत ही थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है इसके साइज़ में, तो आवाज़ भी एक जैसी रहती है। लेकिन अगर हम बात करें प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, कि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में यहाँ ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स का साइज ग्रो करना शुरू हो जाता है और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और वो साइज जो है बॉयज़ में समटाइम्स विजिबल भी रहता है इस लैरिंग्स का। तो इसलिए इसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। इट ग्रोज लार्जर एंड बिकम्स प्रोमिनेंट इन मेन, हेंस इट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। ये चीज़ याद रखें। इसके बाद क्या आप याद रखेंगे, दैट जो फेरिंग्स है, अभी हम फेरिंग्स का पार्ट रीड करके आए हैं, जो फेरिंग्स है हमें पता है कहाँ ओपन होता है, लैरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन होगा लैरिंग्स में। अब वो ओपन होगा बाय अ स्लिट लाइक अपर्चर। जब वो ओपनिंग है, ओपनिंग एक स्लिट लाइक अपर्चर जैसी रहती है, जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। ये जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस फर्दर ओपन होता है विंड पाइप में। ग्लॉटिस ओपन कहाँ होगा, विंड पाइप में, या कह लीजिए ट्रैकिया में। आफ्टर दैट ग्लॉटिस तो है ही प्रेजेंट यहाँ लैरिंग्स में, लेकिन ग्लॉटिस के अलावा रहता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, इट इज अ वेरी फर्म मसल है, लेकिन बोन से ये फ्लेक्सिबल होता है। इट इज अ फर्म मसल बट more flexible और softer than a bone. Bone से softer and flexible है, लेकिन as a muscle it is quite firm. तो ये जो cartilage, एक flap like cartilage है क्या, एपिग्लॉटिस, जो कि ग्लॉटिस को कवर कर देता है जब हम खाना खाते हैं, खाना swallow करते हैं। अब देखिए हम पीछे बढ़कर आए हैं यहाँ फेरिंग्स में, that फेरिंग्स ओरल कैविटी के थ्रू खाना और नेजल कैविटी के थ्रू क्या इन करता है, एयर एंड फूड, राइट। ओरल कैविटी से खाना जाता है हमारी बॉडी में एंड नेजल कैविटी से जाती है एयर थ्रू फेरिंग्स। अब वो जाएंगे कहाँ, अल्टीमेटली फेरिंग्स की जो ओपनिंग है वो तो लैरिंग्स में है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर खाना विंड पाइप में फंस जाए, अगर खाना विंड पाइप, हवा जहाँ से हमारी बॉडी में जा रही है, उस हवा वाली पाइप में अगर खाना फंस जाए हमारा, तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि खाना विंड पाइप में जाके ना फंसे,
स्ट्रक ना हो। तो इसलिए कौन काम करता है यहाँ पे, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, अब देखिए ग्लॉटिस कहाँ खुलेगा, जाके हमारी विंड पाइप में। अगर खाना ग्लॉटिस में जाके अटक जाए तो डेफिनेटली हमें सांस नहीं आएगी। तो इसलिए क्या कहता है, जब हम खाना खाते हैं, राइट, जब हम खाना खाते हैं तो ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस कवर कर देता है, ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस कवर कर देगा, और इस वजह से जो खाना है वो विंड पाइप में नहीं जाएगा। खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखें। ग्लॉटिस को कौन करेगा कवर, एपिग्लॉटिस। क्यों कवर करेगा, कि जो खाना है वो फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। आफ्टर दैट जो लैरिंग्स है उसमें वोकल कॉर्ड्स रहती हैं। डेफिनेटली वोकल कॉर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स हैं। तो ये चीज़ें याद रखें हमेशा कि लैरिंग्स मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट रहता है। साइज में बहुत कम फर्क रहता है प्यूबर्टी तक, राइट। प्यूबर्टी की एज के बाद ये ग्रो होना शुरू करता है मेल्स में, राइट, और विजिबल भी रहता है। तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। मेल्स के केस में इसे क्या कहते हैं हम, एडम्स एप्पल। तो इसके बाद फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में बाय अ स्लिट लाइक अपर्चर, एक स्लिट जैसे अपर्चर की तरह, जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस ओपन होता है ट्रैकिया में, राइट। एपिग्लॉटिस का काम है ग्लॉटिस को कवर करना, सो दैट कि जो फूड है वो फूड पाइप में जाए, ट्रैकिया में जाके स्ट्रक ना हो। आफ्टर दैट जो लैरिंग्स है उसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं साउंड। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया और वी मे ऑल्सो से विंड पाइप। जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है, और ये स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं दैट ट्रैकिया जो है ओपन हो रहा है एक लॉन्ग विंड पाइप में। आप देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दैट जो विंड पाइप है, विंड पाइप पे आपको रिंग्स दिखाई देंगे। ये रिंग्स हैं कार्टिलेज के। अब इनका काम क्या है कि ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की वॉल को सपोर्ट करते हैं कि अगर एयर कम भी हो उस टाइम पे भी ये कोलैप्स ना करे। मीन्स कि मैं भी आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉली बैग है, पॉली बैग में से अगर आप एयर को सक इन कर लेते हो, इफ़ यू सक इन ऑल द एयर, राइट, पॉली बैग है, पॉली बैग से अगर हम एयर सक इन कर लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि वो पॉली बैग किस तरह से क्रश हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि उसमें हवा की कमी है। इसी तरह से अगर विंड पाइप में भी हवा की कमी हो कि वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए वहाँ रहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, राइट। कार्टिलेज के रिंग्स हैं जो कि पूरे ट्रैकिया को सपोर्ट करके रखते हैं, उसे स्ट्रेंथन करते हैं कि वो कोलैप्स ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैकिया में कार्टिलेज के रिंग्स क्यों प्रेजेंट रहते हैं। उनके प्रेजेंट होने का कारण ये है कि वो स्ट्रेंथन करते हैं ट्रैकिया को, कि याद रखिए कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसे कोलैप्स से बचाने के लिए रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं एंड दे आर पिंकिश इन कलर। इसके बाद आप ये चीज़ याद रखेंगे कि जो राइट लंग है वो ब्रॉडर रहता है, जबकि जो लेफ्ट लंग है वो कंपैरेटिवली नैरो होता है। और जो लंग्स हैं वो रिब केज में एंड क्लोज रहते हैं, राइट। अब आफ्टर दैट देखिए क्या है कि ट्रैकिया आ रहा है, लॉन्ग ट्यूब है ट्रैकिया की, एंड ये फर्दर डिवाइड हो रही है, राइट। ट्रैकिया देन डिवाइड हो रहा है, ब्रांच हो रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि जब ये जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो गया, लंग्स में आ गया, लंग्स में फर्दर इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे ट्री रहता है ना उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसी तरह से जो ट्रैकिया अभी डिवाइड हुआ लंग्स में आने पे उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, राइट। अब ब्रांचेज के आप देखेंगे बिल्कुल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। द राउंड वन, द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, उन्हें कहते हैं एल्वियोलार।
क्या कहते हैं उन्हें, एल्वियोलार। और जो एल्वियोलार है उनमें फर्दर और भी बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है वो एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, कि जो एल्वियोलाई है इट प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें, राइट, कि ट्रैकिया डिवाइड हो गया, लंग्स तक जा रहा है, लंग्स में जाने पे फर्दर ब्रांचेस हैं, राइट। अब आफ्टर दैट उसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम एल्वियोलार कहते हैं। देन देयर आर एल्वियोलाई जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज। आफ्टर दैट देखिए जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में जो वॉल्स हैं, वॉल्स के पास एक बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। तो हमेशा ही याद रखें कि जो एल्वियोलाई है इट इज़ रिच इन द सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या रहता है कि जब इंस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेशन के बाद आफ्टर इंस्पिरेशन एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, कि लंग्स में एयर सक हो जाती है एंड इट फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई, और वो एल्वियोलाई को फिल करता है। अब देखिए क्या रहता है कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है ब्लड में, और जो ब्लड है वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज कर देता है, एल्वियोलार में। रिटर्न में एल्वियोलार से ब्लड लेता है ऑक्सीजन, एंड यही जो ऑक्सीजन है ब्लड हमारी के बॉडी में वेरियस सेल्स तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज चलता है। बॉडी से CO2 जाती है ब्लड में, ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को देन रिलीज करता है एल्वियोलार में। एल्वियोलार से वो टेकअप करता है ऑक्सीजन, और यही ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसे, हमारी बॉडी में जो वेरियस सेल्स हैं उन सभी को ऑक्सीजन मिलती है। आफ्टर दैट कि देखिए अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। प्रोसेस में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा कि इनफ टाइम मिल सके कि जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके। इसलिए जो लंग्स है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमेशा स्टोर्ड रखते हैं। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग breathing cycle so that there is enough time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released। कि इन्हें enough time मिल सके, इसलिए breathing cycle के दौरान कि जो lungs हैं उनमें हमेशा एयर का कुछ वॉल्यूम हमेशा रेजिड्यू की तरह रहता है। तो ये है यहाँ पे किस तरह से सिस्टम चलता है हमारे रेस्पिरेटरी का। तो यहाँ पे इनके जो पार्ट्स हैं उसे हमेशा ध्यान में रखें। बहुत ही इजी यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, बहुत इजी है इसे समझना। यस, जो इसके डायग्राम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो इसके पार्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हमेशा अपने माइंड में ज़रूर रखें।